तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक, एनालिटिकल प्रोसीड्यूर। ऐसे 520 भी बोलते हैं और इसका और एक नाम है एनालिटिकल प्रोसीड्यूर। पेज नंबर्स इन द बुक विच वी वर डूइंग किसी किसी के अलग हो सकते हैं। इंडेक्स में जाइए, देखिए मेरे 102 में योर पेज नंबर्स कैन बी डिफरेंट, सो आई एम वेटिंग फॉर 1 मिनट। प्लीज ओपन पेज नंबर 102 के आसपास या जो भी पेज नंबर्स इंडेक्स में हो। चलिए लेट्स स्टार्ट। एनालिटिकल प्रोसीड्यूर, ये नाम पहली बार नहीं सुना है आपने, याद दिलाऊं कहां सुना है? एनीवन रिमेंबर्स? सोचो, याद करके बताओ, ये नाम आपने कहां सुना था? याद आ रहा है? सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर्स एंड कंप्लायंस प्रोसीड्यूर्स। कंप्लायंस प्रोसीड्यूर्स का नाम होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, जहां आप ये चेक करते हैं दैट इंटरनल कंट्रोल्स आपके ऑपरेट कर रहे हैं ना इफेक्टिवली, यानी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज टेस्टेड, दैट इज योर कंप्लायंस प्रोसीड्यूर। सर अब क्या बात कर रहे हैं आप? अब मैं बात करूंगा सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर्स। व्हेन आई टॉक अबाउट सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर्स, अगर आपको याद हो, अभी लिखना मत प्लीज, इसको लिखने की दरकार नहीं है। इसमें एक होता है वाउचिंग वेरिफिकेशन और एक होता है एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स। याद आया? वाउचिंग वेरिफिकेशन जो है, वाउचिंग इज एक्सपेंस इनकम का, वेरिफिकेशन इज एसेट्स लाइबिलिटीज का। तो वाउचिंग वेरिफिकेशन को एक और नाम से बोलते हैं, इफ यू रिमेंबर, टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंसेस। तो थोड़ा सा रिवीजन करवा दे रहा हूं। तो इट इज ऑल्सो नोन एज टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंसेस। तो व्हाट इज एनालिटिकल प्रोसीड्यूर? अब आप जानना चाहेंगे कि एनालिटिकल प्रोसीड्यूर क्या है। वैसे तो हम लोग पहले भी देखे थे कि एनालिटिकल प्रोसीड्यूर क्या है, आज इसको और समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मैं एक ऑडिटर हूं एंड मुझे कंपनी का रेंट एग्रीमेंट चेक करना है। तो रेंट एग्रीमेंट आप क्या करते थे? व्हाट यू वर डूइंग व्हेन वी टॉक अबाउट रेंट एग्रीमेंट, तो या सॉरी देयर वाज सम क्वेरी। सो मैं बोल रहा था कि व्हेन आई टॉक अबाउट एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स, याद रखिए रेंट एग्रीमेंट चेक करना है तो आप क्या करते थे रेंट के लिए? सर अग्रीमेंट में लिखा था 4 लाख रुपया में रेंट नक्की हुआ है और यस सर 4 लाख में ही हमारा रेंट का अकाउंटिंग भी हुआ है। सर सही है, यानी तुम सिर्फ डॉक्यूमेंट्री चेकिंग कर रहे हो। बट अब मैं एक कदम आगे जाऊंगा। मेरा क्लाइंट दिखा रखा है रेंट एग्रीमेंट 4 लाख रुपीज। इसमें एनालिटिकल प्रोसीड्यूर क्या होगा ऑडिट एविडेंस से रिलेटेड, कि क्या ये जो रेंट आपने 4 लाख दिखाया है सिर्फ डॉक्यूमेंट के आधार पर अगर मैं चेकिंग करूं ना, सिर्फ डॉक्यूमेंट के आधार पर चेकिंग करूं, हाँ 4 लाख अग्रीमेंट में लिखा है, हाँ 4 लाख का कैश आ गया, बैंक में आ गया, ओके अकाउंटिंग हो गई, दैट इज समथिंग एल्स, दैट इज लाइक योर वाउचिंग। बट व्हेन आई टॉक अबाउट एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स, मैं चेक करूंगा कि 4 लाख का जो रेंट लिखा है, क्या 4 लाख रुपया इस एरिया में रेंट है इस टाइप के प्रॉपर्टी का? बाकी फर्म्स जो सिमिलर इंडस्ट्री में हैं उनका रेंटल्स तो इतना ज्यादा नहीं है। यानी यहां पर मैं एनालिसिस कर रहा हूं कि जो खर्चा दिया हुआ है कहीं वो ही मैनिपुलेटेड तो नहीं है कि बुक्स में बस 4 लाख दिखा के 4 लाख के अनुसार अकाउंटिंग हो गई। यानी हम लोग एक कदम आगे जाते हैं। यानी पहला जो हम लोग वाउचिंग वेरिफिकेशन करते हैं वहां से हम डॉक्यूमेंट्स और बेसिकली अप्रूवल्स चेक करते हैं। यहां हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये रेंटल्स एक्चुअली में उस एरिया में क्या रेंटल्स 4 लाख के आसपास है कंपेयर विद अदर फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री, या पिछले साल इनके क्या रेंटल्स थे उससे चेक करना। ये सब है एनालिटिकल प्रोसीड्यूर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। अंडरस्टूड? सर तो एक बात बताइए, ये जो एनालिटिकल प्रोसीड्यूर है कहां काम आता है? वेयर डू वी यूज इट? तो एक बात आपको मैं वापस बता दूं, पहले भी मैंने कई बार बताया, it is used in planning stage, okay, it is used in
testing stage, and it is also used in फाइनल रिव्यू स्टेज, यानी कि सीनियर पार्टनर जब रिपोर्ट में अपना ओपिनियन फाइनल करने के पहले फाइनल रिव्यू में भी यूज होता है। तो एक बैकग्राउंड क्लियर कर लो, ये प्रोसीड्यूर सिर्फ प्लानिंग स्टेज में नहीं यूज होता है, बल्कि व्हेन यू आर कैरिंग आउट ऑडिट उस समय भी यूज होता है, एंड फाइनल रिव्यू के समय सीनियर पार्टनर जब एक रिपोर्ट में फाइनल एक ओपिनियन फाइनलाइज हो रहा होता है तो उस समय भी कुछ और ऑब्जर्वेशंस पिक्चर में आ सकते हैं। तो तीनों स्टेज में एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स यूज होता है। तो मैं आइए एक एक करके आपको एग्जांपल बताता हूं और बेटर कॉन्सेप्ट बताता हूं। तो एनालिटिकल प्रोसीड्यूर में क्या क्या टाइप से हो सकता है, पहले कॉपी कर लो, अगर आप लेट हैं प्लीज कॉपी दिस एटलीस्ट। इट इज यूज्ड इन प्लानिंग, टेस्टिंग एंड फाइनल रिव्यू। चेक कर लीजिए, हरी अप। प्लानिंग, टेस्टिंग एंड फाइनल रिव्यू। ओके ना, एक चीज बताओ, ये सब प्रोसीड्यूर्स जो हम कैरी करते हैं इससे क्या फायदा होता है? सर ऑडिट एविडेंस मिलता है एक तरीके से, और हमें दिशा मिलता है कि हमें और क्या चेंजेस लाना चाहिए अपने प्रोसीड्यूर्स में, और क्या करना चाहिए। तो एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स प्लानिंग स्टेज में भी यूज होता है, टेस्टिंग फेज में भी यूज होता है, फाइनल रिव्यू में भी यूज होता है। ये पहले क्लियर है? तो आइए मैं आपको वो एग्जाम्पल रीड करके दिखाता हूं। नाउ बिफोर आई गो एंड रीड, एक चीज बताओ, जैसे एनालिटिकल प्रोसीड्यूर और कैसे कैसे क्या हो सकता है। अगर मैं आपको पूछूं सर और एग्जांपल्स दीजिए, एक तो आपने रेंट वाला चीज बताया, मैं सपोज हॉस्पिटल का ऑडिटर हूं, मैं एग्जांपल्स यहां लिख रहा हूं ऊपर, हाँ क्या क्या एग्जांपल्स मैंने दिया आपको भी याद आएगा। एक रेंट अग्रीमेंट वाला चीज मैंने आपको एग्जांपल में दिया कि यहां पर नॉर्मल, सुना था क्या रास्ते में? ओके बस शुरू ही हुआ है, अभी तक रिविजन टाइप का हुआ है। एक तो एग्जांपल मैंने रेंट वाला दिया कि अगर आप नॉर्मल चेकिंग करते हैं तो आप वाउचिंग वेरिफिकेशन कर लेते हैं, पर एनालिटिकल में आप कंपेयर करते हैं बाकी लोगों का रेंटल्स क्या है। उसी तरह एक एग्जांपल और देखोगे आप, जैसे कि मैं हॉस्पिटल का ऑडिटर हूं और मैं ऑडिट करने गया हूं, तो एक तरीका क्या होता है हॉस्पिटल का ऑडिट करने का? सर मैं रजिस्टर ऑफ पेशेंट्स देखूंगा, ओके, ऊपर से चार्ज पर रूम वो देखूंगा, इनटू बुकिंग्स कितने रूम्स के थे उस हिसाब से कितना अकाउंटिंग हुआ है। उसके बाद मैं फाइनल बिल देखूंगा, सिर्फ रूम का बिल नहीं होता, बिकॉज फाइनल बिल में क्या क्या होता है, इट इंक्लूड्स डॉक्टर विजिट्स, ओके, इट इंक्लूड्स योर मेडिकल मेडिसिन्स, देन योर टेस्ट, आपका हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद सिटी स्कैन, एमआरआई, ये सब हुआ है, तो ये सब चीजें आती हैं। तो ये सारी चेकिंग करना अगेन व्हाट क्या है भैया, दिस इज अगेन वाउचिंग वेरिफिकेशन टाइप ऑफ थिंग। पर अगर मैं एनालिटिकल प्रोसीड्यूर एक हॉस्पिटल के एंगल से बोलूं, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, कॉपी मत करोगे, लेट है बाद में कर लेना, सिर्फ सुनो अभी रिलैक्स होके। तो अगर मैं हॉस्पिटल में ये सब चीजें चेक करने जाऊं, जो बिल में रेट दिया हुआ है और जो सॉफ्टवेयर में रेट है वो मैच करे, और बिल में बहुत टाइप के रेट्स होते हैं, डॉक्टर विजिट्स इन्वॉल्व है, मेडिसिन है, टेस्ट है, ये एक नॉर्मल वाउचिंग हो गया जैसे रेंट वाले केस में हुआ था। तो एनालिटिकल हॉस्पिटल में क्या होता है, सपोज कुछ कुछ कंट्रीज में या कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने बोला था कि कोविड का इलाज फ्री ऑफ चार्ज होगा, शायद दिल्ली में हुआ था शुरू में कुछ टाइम तक। तो जब फ्री ऑफ चार्ज होगा और मैं हॉस्पिटल वाले कहीं मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं स्कीम का, सो आई वेंट एंड चेक कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट्स, कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स कितने एडमिट हुए हैं, क्योंकि सारे तो हॉस्पिटल में कोविड वाले नहीं होते हैं ना। तो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में कितने एडमिट हुए हैं, उसके बाद सर वो तो दिखा देंगे सबका कोविड पॉजिटिव है, चेक द रिपोर्ट्स। सर वो रिपोर्ट्स भी मैनिपुलेट हो सकता है, तो रिपोर्ट्स को चेक करने का एक और तरीका होता है, गवर्नमेंट के वेबसाइट पर जाकर वो ऑडिटर चेक कर सकता है कि असली में इस आदमी का नाम कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट में था या नहीं था। आई वॉज ट्रैवलिंग टू अंडमान, आई टोल्ड यू वंस, एंड हम लोग 12 लोग थे, तो मन में एक बार आया, लोग बोल रहे थे पीडीएफ में कोविड नेगेटिव रिपोर्ट करके चढ़ जाओ ऐसे कोई रिपोर्ट में। अच्छा हुआ नहीं किया, आई गॉट माई सेल्फ टेस्टेड, एंड वहां जब अंडमान लैंड किए पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पर, वहां पर उन लोग गवर्नमेंट के साइट पे जा जाके चेक कर रहे थे अमित बच्छावत पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या अमित बच्छावत ने लास्ट 2 दिन में 48 आवर्स में टेस्ट करवाया या नहीं करवाया है।
सो व्हाट एन आयरनी दैट जो लोग पकड़े गए थे उन लोगों को साइड में बैठा दिया, उनका फिर 3-4 घंटा वेस्ट हुआ, जेल वेल नहीं हुआ, फिर से रीटेस्ट हुआ, छोड़ दिया, पर उस दिन का फिर डे ट्रिप खराब हो गया। तो थोड़े से के चक्कर में आप अपना पोर्ट ब्लेयर का, उसमें सेंट्रल जेल का उसमें शो होता है शाम को 4 बजे, वो मिस हो गया बेचारों का। तो इससे अच्छा पहले से कैलकाटा से करा के जाते हैं। तो ये एनालिटिकल चीजें हो रही हैं कि आप एक्सटर्नल एविडेंस पर रिलाई करके, कंपेयर करके कि आपने जो दिखाया है और गवर्नमेंट के साइट पर जो दिखाया है वो सही है ना। तो दीज आर एनालिटिकल चीज, जहां आप कुछ दिमाग से कुछ डेटा को कंपेयर करके जब कोई ऑडिट एविडेंस हासिल करना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ना। एक चीज देखो, एनालिटिकल रिव्यू, एनालिटिकल रिव्यू बोलते हैं इसको बेसिकली, आपको पता होगा। इट्स अ टाइप ऑफ व्हाट प्रोसीड्यूर, सब्सटैंटिव और कंप्लायंस। सब्सटैंटिव कंप्लायंस प्रोसीड्यूर तो टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल होता है, जो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स पे फोकस करता है, याद है ना। नाउ एनालिटिकल रिव्यू, मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर आप क्या एनालाइज करते हैं? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंड उसके बाद आप कोई अपना एविडेंस ड्रॉ करना चाहते हैं, तो यू एनालाइज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एग्जांपल सुनो, इसका एक और एग्जांपल यहां पर आपने लिख रहा है ना, ये एग्जांपल देखा, फुल पेज कर देता हूं। पीपल, यू कैन जस्ट रीड, इसने कोई बुक में एग्जाम में लिखने वाला एग्जांपल नहीं है, मैं लिखने का टाइम भी नहीं दूंगा, अगर देख लो। 10 सेकेंड वेट कर रहा हूं, अगर आप देखना चाहते हो रीड कर लो। बस एग्जांपल में हॉस्पिटल और रेंट एग्रीमेंट वाला एग्जांपल लिख दो, उसमें मैंने दोनों एस्पेक्ट्स दिखाए हैं, सब्सटैंटिव वाले भी और कंप्लायंस वाले भी। मैं 5 सेकंड और वेट करूंगा। चलिए बाद में। नाउ एनालिटिकल रिव्यू में व्हाट डू यू एनालाइज? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, याद रखना एमसीक्यू में आता है। बट इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के समय कई बार हम लोग पता है क्या करते हैं? हम लोग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच में भी रेशियो एनालिसिस करते हैं। मतलब सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर जैसे मैं एग्जांपल दूं, ग्रॉस प्रॉफिट जीपी सेल्स का जो रेशियो होता है, जीपी रेशियो बोलते हैं, इसमें दोनों इंफॉर्मेशन क्या है भाई? फाइनेंशियल है। बट अगर मैं बोलूं सेल्स पर स्क्वायर फीट, मैं शॉपर स्टॉप का ऑडिटर हूं और मेरे बहुत सारे शॉपर स्टॉप है, कहां का परफॉर्मेंस बेस्ट है? सर देख लीजिए किसका सेल्स ज्यादा आता है। नहीं, बड़े वाले शॉपर स्टॉप जो बहुत बड़ा है, एशिया में सबसे बड़ा है, उसका सेल आता है 100 करोड़, और जो सबसे छोटा है उसका भी 100 करोड़ आता है। सर दोनों का टाई हो गया? नो, छोटा वाला बेटर है, क्योंकि मुझे सेल्स पर स्क्वायर फीट देखना होगा। नाउ हियर व्हेन आई से सेल्स पर स्क्वायर फीट, दिस इज अ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हाँ या ना? एंड ये जो ऊपर वाला है ये क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो इसमें क्या दिखा रहा हूं? एनालाइज में एक्चुअली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल। तो एमसीक्यू में जब आया तो लोग लिखिए फॉल्स, इन ऑडिट वी आर कंसर्न विद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हम देखो एनालाइज फाइनेंशियल कर रहे हैं, बट किसके बीच में रिलेशनशिप बना? फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल के बीच में रिलेशनशिप बना, उसके बाद हम एनालाइज कर रहे हैं। जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं कंपनी का बहुत खर्चा लगता है स्टाफ और पर, तो एक शब्द अगर मैं बोलूं, इफ यू सी हियर, अगर मैं लिखूं पेरोल कॉस्ट पर एम्प्लॉई, समझ में आ गया? टोटल सैलरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, दैट इज पेरोल कॉस्ट पर एम्प्लॉई। ये मैं ट्रेंड सेट कर चेक कर रहा हूं। तो एक बात बताओ, एम्प्लॉय कैसा इंफॉर्मेशन है? नॉन फाइनेंशियल। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इज नॉट अ पीएल आइटम, पर पेरोल कॉस्ट कैसा है भाई? फाइनेंशियल। तो मेरी बात सही हुई ना कि कई बार फाइनेंशियल दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, कई बार कुछ रेशियोज ऐसे होते हैं जो नॉन फाइनेंशियल टाइप के हों एंड फाइनेंशियल के बीच में। हम एनालाइज कर रहे हैं फाइनेंशियल डेटा, बट थ्रू अ रिलेशनशिप विच कैन बी बिटवीन फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल, बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। और अगर हम देखते हैं अचानक कि जीपी रेशियो तुम्हारा बहुत अजीब आ रहा है, कंपेयर जब मैंने किया, जैसे फूड ग्रेन्स इंडस्ट्री, याद है मैंने एग्जांपल कई बार लिया है। फूड ग्रेन्स में यूजुअली प्रॉफिट कितना होता है? 3 से 5%, पर तुम्हारे यहां जीपी रेशियो आया 80%। तो इतना बड़ा फ्लक्चुएशन, ये जो बड़ा फ्लक्चुएशन है, ऑडिटर्स को इन्वेस्टिगेट करना चाहेगा कि तुम इंडस्ट्री नॉर्म से कितना अलग हो।
तो दीज थिंग्स आर स्टडीड इन एनालिटिकल प्रोसीड्यूर कि इंडस्ट्री नॉर्म से तुम कितने अलग हो, इसको बोलते हैं हम लोग एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स. इज इट अंडरस्टैंडेबल? सो एनालिटिकल प्रोसीड्यूर का मतलब क्या होता है? अगर कोई पूछे आपको व्हाट डू यू मीन बाय एनालिटिकल प्रोसीड्यूर, अब आपके पास बहुत आंसर है. अब उसी को मैं वापस दिखाऊंगा, फ्लक्चुएशंस कैसे स्टडी होते हैं. या एक्चुअल वर्सेस बजट, सोचा इतना आया इतना, पिछले साल एक्सपेंस इतना था, इस साल इतना, अचानक कैसे ये हो रहा है. दिस इज एनालिटिकल प्रोसीड्यूर. आइए कि करके देखते हैं. बहुत इजी चैप्टर, अगर समझ लो तो चैप्टर बिकम्स वेरी इजी. तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन, इसलिए मैंने आपको रीड नहीं करवाया लाइक अदर्स. एनालिटिकल प्रोसीड्यूर लर्न करना है, ये मीनिंग मतलब लर्न. इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसा मैंने बोला, थ्रू एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप अमंग बोथ, कौन सा, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा. अब बताओ ये बेटर है ना, इसलिए पहले इतना एग्जांपल्स दिया, आपको लग रहा होगा खुद का ही किताब क्यों छापे. इट ऑल्सो इंक्लूड्स इन्वेस्टिगेशन, जैसा मैंने आपको बताया, अचानक कोई बड़ा फ्लक्चुएशन दिखता है, स्पेशली जो बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट से अगर डिफरेंस नजर आता है. सिग्निफिकेंट अमाउंट मतलब समझ गया, फूड ग्रेन्स इंडस्ट्री में इतना बड़ा डिफरेंस, या इस साल अचानक आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा 4 गुना बढ़ गया, जबकि आप बोलते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कोविड में कम हो गए, इकोनॉमी खराब था, लोग पढ़ नहीं रहे हैं, फीस नहीं दे रहे हैं, और इतना प्रिंटिंग कैसे बढ़ गया आपका. तो ये सब इन्वेस्टिगेशन होगा ऐसे. तो ये लाइन वर्ड टू वर्ड लिख देना, बिकॉज एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स यहां से बहुत सारा आता है. तो इसमें वो जो हम एग्जांपल्स दिया था ना, टोटल वेजेस पेड, पेरोल कॉस्ट पर एम्प्लॉय, याद है, वही अगले पेज में यहां लिखा हुआ है. या टोटल वेजेस को अगर आपको चेक करना हो तो वेज पर वर्कर इनटू टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स मिलने से, अ वेज पर वर्कर इज फाइनेंशियल डेटा एंड टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इज अ नॉन फाइनेंशियल डेटा. जैसे हमने सिखाया था आपको, वैसे यहां सिखा रहा है कि अगर तुम मैच करना चाहो तो तुम इस टाइप से कोई इक्वेशन बनाकर भी मैच कर सकते हो. पक्का एवरीवन? तो इसको रटना नहीं है, वो एल कैटेगरी वाला लाइंस मैंने आपको दिखा दिया था. और वो रेंट वाला एग्जाम्पल भी पढ़िए ना प्लीज. क्वेश्चन 1 एंड आंसर एक बार रीड कर लो, 10 सेकेंड दे रहा हूं टाइम. स्टार्ट रीडिंग. Other companies are paying this type of rent. समझ में आ रहा है? These are analytical procedures. को इस फ्रेंड को समझाना. रेंट अग्रीमेंट से बैंक स्टेटमेंट चेक करना, हाँ इतना का रेंट है ना, आ गया ना, पे कर दिए ना, ये सब तो वाउचिंग हो गया. बट दूसरी टाइप के एनालिसिस करना, दैट इज एक्चुअली एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स. ओके, नाउ लुक हियर. एग्जांपल्स के एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स में क्या क्या होता है, जैसे प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर डेटा, ये क्या है, एनालिटिकल प्रोसीड्यूर होता है. एक्चुअल और बजट, ये भी एनालिटिकल प्रोसीड्यूर होता है. कंपेयर विद अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री, फूड ग्रेन्स में और किसी को तो इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा भैया, तुम ऐसा क्या बेच रहे हो, ये भी एनालिटिकल प्रोसीड्यूर होता है. 1 2 3 तीन एग्जांपल्स याद करना बेसिकली. और ये है एग्जांपल्स ऑफ, ये बेसिकली क्या हो रहा था, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का चेक कंपैरिजन. और कई बार क्या होता है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल. डिड आई डिस्कस दिस विथ यू? सेल्स पर स्क्वायर फीट भी वन ऑफ द एग्जांपल्स है. सेल्स पर स्क्वायर फीट भी वन ऑफ द एग्जांपल्स है यहां पर. सो इट्स एन इजी चैप्टर, इफ यू अंडरस्टैंड इट्स फाइन, एंड एवरी टर्म यहां से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही जाता है. तो ऑडिट में देख रहे हो एग्जाम्पल्स बहुत होते हैं, पर एग्जाम में आपको एग्जाम्पल्स लिख लिख कर नहीं आने. यू हैव टू बेसिकली रिमेंबर द पॉइंट्स.
तो ये सब वही सब चीज लिखा हुआ है, आई एम नॉट रीडिंग इट आउट अगेन, ये सब दरकार नहीं है। अब देखो, सबस्टैंट एनालिटिकल प्रोसीड्यूर एक प्रकार का कौन सा प्रोसीड्यूर है? ओके, नाउ एक लाइन है, क्या एनालिटिकल प्रोसीड्यूर रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्यूर में काम आता है? किसी को याद है मेरा एक एग्जांपल? कैन एनीवन रिमेंबर जब मैं 315 पढ़ाया था आपको लाइफ में कभी? आई टोल्ड यू कि एनालिटिकल प्रोसीड्यूर रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्यूर्स में भी काम आता है। याद दिलाऊं कैसे? प्रोडक्शन प्लानिंग स्टेज, ये बेसिकली प्लानिंग स्टेज में काम आता है, उसकी बात हो रही है। आपका प्रोडक्शन हाफ हो गया, बहुत कम हो गया, और अब अपना इलेक्ट्रिसिटी दिखा रहे हैं डबल, तो ये प्लानिंग स्टेज में ये देख के मेरे को क्या लगेगा कि यहां पर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में रोमम है। आपने बहुत बड़ा गफला किया है, आपने हर महीने इंडस्ट्री में तो बड़े बड़े बिल्स आते हैं, आपने अब 5-5 लाख दिखाया है, पिछले साल 2.5 लाख था जबकि, और इस साल प्रोडक्शन भी कम हो गया है कोविड के कारण सपोज, और तुम इलेक्ट्रिसिटी डबल कर रहे हो। तो ये प्लानिंग स्टेज वाला एनालिटिकल प्रोसीड्यूर का याद आ गया एग्जाम्पल। ये 315 में मैंने पता एग्जाम्पल्स अपने कॉमन रखे हैं ताकि उसको नया वेरिड एग्जाम्पल्स देने से फिर सेट नहीं होगा। सेम एग्जाम्पल मैंने दिया था और बताया था एनालिटिकल प्रोसीड्यूर। सुनो बच्चों, इट इज यूज्ड एज सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर बट समटाइम इट इज ऑल्सो यूज्ड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्यूर्स इन प्लानिंग स्टेज। कमेंट आएगा, एनालिटिकल प्रोसीड्यूर इज अ टाइप ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर, इट्स ट्रू, but sometimes it is also used as a part of risk assessment procedure. रैप में भी यूज होता है प्लानिंग स्टेज, लिख देना। और इसके अनुसार फिर हम अपना ऑडिट प्रोसीड्यूर्स चेंज करेंगे, बिकॉज पता है रोमम लेवल अगर हाई होता है तो हमें फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स ज्यादा करने पड़ते। तो लिखा हुआ है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीड्यूर्स इन रिस्पॉन्स, मतलब इफ रोमम हाई, याद आ गया सेकंड थर्ड क्लास में, देन फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स आल्सो मोर। तो फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स भी हमें फिर ज्यादा करना पड़ता है। पक्का? ओके, तो ये चीज क्लियर हो गया दैट एनालिटिकल प्रोसीड्यूर इज यूज्ड समटाइम्स एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्यूर in planning stage. It is used as risk assessment procedures in planning stage. Analytical procedure is used as risk assessment procedures in planning stage. याद रखिएगा, ओके? तो अगर रोमम बढ़ जाए तो फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स भी बढ़ जाता है। नाउ कम हियर, तो ये कहां कहां यूज होता है? प्लानिंग, टेस्टिंग, कंप्लीशन, ये मैंने बताया था क्या आपको? तो देखिए प्लानिंग स्टेज में वी अंडरस्टैंड द बिजनेस, आइडेंटिफाइज द एरियाज, ये वही वाला एग्जांपल फिर से डाल सकते हो आप। प्रोडक्शन हाफ बट इलेक्ट्रिक बिल डबल्ड। तो प्लानिंग स्टेज में हम क्लाइंट के बिजनेस को समझते हैं एंड देन वी आइडेंटिफाई कि यहां एरियाज ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बढ़ जाते हैं। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स इन प्लानिंग द ऑडिट। अब ये सारा लाइंस याद नहीं करना है, सिर्फ जो मैंने अंडरलाइन किया है। और पता है इससे फायदा क्या होता है? जब हम रोमम लेवल असेस कर लेते हैं तो इट हेल्प्स इन डिटर्मिनिंग अदर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स। याद आ गया सेम चीज, इफ रोमम लेवल इज हाई देन फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स इज हाई। इसीलिए बोलता था सेकेंड क्लास के बाद आप वीडियो क्लास भी करें, प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ऑल थिंग्स हैव बीन ऑलरेडी डन। श्योर एवरीवन? अब ये लाइंस याद करने मत बैठ जाना, सिर्फ जो मेरे अंडरलाइनिंग्स है उन्हीं को पढ़ना है आपको। टर्न द पेज। अब देखो वेरी इंटरेस्टिंग, इसके लिए हम लोग है ना यहां जाएंगे, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, मैं कुछ ढूंढ रहा हूं, जाना मत कहीं भी अभी। एक सेकेंड, एक डायग्राम मिसिंग है शायद। ये ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। सोर्स रिलायबिलिटी, नो नो नो, नॉट दिस वन।
मैं एक ड्रॉ करूंगा कुछ, उसको समझ करके अपने लोग को भी ड्रॉ करना है। हाँ यही है ना, ठीक है, ये राइट है। तो एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स को व्हेन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग दिस, ऑडिटर को क्या ध्यान में रखना चाहिए? ऑडिटर को क्या ध्यान में रखना चाहिए? एनालिटिकल प्रोसीड्यूर यूज्ड एज सब्सटैंटिव टेस्ट, हेडिंग मिला, यूज्ड एज सब्सटैंटिव टेस्ट के रूप में एनालिटिकल प्रोसीड्यूर को हम यूज करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले ये सोचो, क्या ये सुटेबल होगा एनालिटिकल को यहाँ यूज करना? अब तुम बोलेगा सर सुटेबिलिटी क्या चीज पे डिपेंड करता है? यहीं पे लिखो, suitability depends on नंबर 1, क्या क्या डेटा पर suitability डिपेंड करता है? नंबर 1, it is good for large repetitive जो ट्रांजैक्शंस बार बार होते हैं ना, उसमें ये प्रोसीड्यूर अप्लाई करना इजी होता है। रूटीन ट्रांजैक्शंस जो होते हैं ना, सेल परचेज, उनमें आप कंपेयर कर सकते हैं, पिछले साल इतना था, इस साल इतना है। बताओ क्यों कंपेयर कर सकते हो? क्योंकि वो हर साल हो रहा है। When can we use analytical procedure? बोलते हैं कि किस डेटा पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए सुटेबल है क्या? तो मेरा पहला ध्यान जाता है, जो ट्रांजैक्शंस हर साल हो सकते हैं वही ना आप ट्रेंड कंपेयर कर सकते हैं। अब जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्या ये हर साल होता है? 2-3 साल में एक बार कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, तो उसके लिए एनालिटिकल प्रोसीड्यूर अच्छा नहीं है। उसी तरह, एक सेकेंड, मजेदार चीज, और ये किसके लिए सुटेबल है? नेचर ऑफ असर्शन, अब कॉपी मत करो एक बार, अच्छा कर लो, नेचर ऑफ असर्शन टू बी टेस्टेड। अगर आप बोलोगे लैंड का ओनरशिप आप चेक करना चाहते हो, तो लैंड का ओनरशिप क्या आप एनालिटिकल प्रोसीड्यूर से चेक कर सकते हो? उसके लिए तो टाइटल डीड्स चेक करना था। तो आप क्या चीज के लिए यूज करना चाहते हो? किस असर्शन को टेस्ट करना चाहते हो? एनालिटिकल क्या चीज के लिए अच्छा हो सकता है? कंप्लीटनेस के लिए। जैसे आप बोल रहे हो कि मेरे यहां टोटल सैलरी इतना रुपया है, पर वर्कर का सैलरी इतना है और इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, तुम टोटल सैलरी 4 लाख दिखाया है और जब तुम मल्टीप्लाई किया तो 3,50,000 आया, मतलब कि कुछ कंप्लीट नहीं है। यानी नेचर ऑफ असर्शन टू बी टेस्टेड, एग्जांपल फॉर ओनरशिप ऑफ एसेट्स, इट कांट बी यूज्ड। ये कहां ज्यादा यूज होता है? कंप्लीटनेस के लिए। फॉर ओनरशिप ऑफ एसेट्स इट कैन नॉट बी यूज। तो हम लोग बोल रहे थे क्या हमें एनालिटिकल प्रोसीड्यूर यूज करना चाहिए? किस टाइप के ट्रांजैक्शन के लिए आप यूज कर रहे हैं? इट इज गुड फॉर लार्ज एंड रेपिटेटिव रूटीन ट्रांजैक्शंस, जो लोग नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस में अप्लाई नहीं करते। एंड क्या चीज का आप चेकिंग करना चाहते हैं? आप बोलोगे ओनरशिप ऑफ लैंड के लिए एनालिटिकल प्रोसीड्यूर यूज कर रहे हैं, नहीं हो सकता है आपको अगर बुद्धि है। बट फॉर कंप्लीटनेस इट इज यूज, बट फॉर, जैसे मैंने सैलरी का कंप्लीट सारा डेटा रिकॉर्ड हो गया है, क्या कंप्लीटनेस भी एक असर्शन था? याद है आपको? कोका बोल के हम लोग सीखे थे शॉर्टकट। फॉर कंप्लीटनेस इट कैन बी यूज्ड, कि आपका डिटेल सारा रिकॉर्ड हुआ है नहीं हुआ है, उसको क्रॉस चेक करने का एक अच्छा स्टाइल है। तो एनालिटिकल प्रोसीड्यूर के लिए क्या जरूरी है बच्चों? इट इज गुड फॉर लार्ज रूटीन ट्रांजैक्शंस, नॉट गुड फॉर R&D। नेचर ऑफ असर्शन टू बी टेस्टेड, एग्जांपल थोड़ा सा दे आना इस वाले में ताकि समझ में आए। नेक्स्ट यहां पर जो हमें देखना है दैट इज डिसएग्रीगेशन ऑफ डेटा। मतलब बता रहा हूं, डिसएग्रीगेशन ऑफ डेटा का मतलब भी लिख लेना। सेल्स का पूरा ब्रेकअप दीजिए। अगर मैं सेल्स को एनालाइज करना चाह रहा हूं तो कैश सेल्स कितने थे, क्रेडिट सेल्स कितने थे, एक्सपोर्ट सेल्स कितने थे, क्योंकि उसमें क्या होता है बताओ, फॉरेक्स का फ्लक्चुएशन इन्वॉल्व होता है, रिस्क हमको एसेस करना होगा। या अचानक आपने देखा कि कोई क्रेडिट सेल रिकॉर्ड ही नहीं है, आपका डेटर्स रिकॉर्डेड नहीं है, तो आप बोलोगे, ऐसे तुम लोग सपोज क्रेडिट सेल्स करते नहीं हो, अचानक एक दिखा, बोलो कैसे कर दिए क्रेडिट सेल्स अचानक? आप बोलो गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर आया था तो गवर्नमेंट पे तो रिलाई कर ही सकते हैं, कर दी। हो सकता है जवाब क्लाइंट के जवाब से आप सहमत हो। तो अगर आपका डेटा अवेलेबल नहीं है, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, सपोज मुझे डेटर्स की चेकिंग करनी थी, डेटर्स, तो डेटर्स की चेकिंग करने के लिए मेरे पास कौन सा डेटा अवेलेबल होना चाहिए? एनालाइज करना था आपके इतना डेटर्स कैसे हो रहा है इस साल, तो मुझे क्रेडिट सेल्स चाहिए ना, और तुम क्रेडिट सेल्स दे ही नहीं पा रहे हो। हम लोग बात क्या कर रहे थे, क्या एनालिटिकल प्रोसीड्यूर को जब यूज करना चाहते हैं क्या क्या पॉइंट्स कंसिडर करना चाहिए?
क्या यहां सुटेबल होगा यूज करना? तो मन में क्वेश्चन आता है कहां सुटेबल होता है भैया, जहां आपका डेटा पूरा ब्रेकअप अच्छे से मिले, लार्ज ट्रांजैक्शंस, रूटीन ट्रांजैक्शंस, क्या असर्शन आप चेक करना चाहते हो? अंडरस्टूड? तो ये 3 अच्छे पॉइंट्स है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। आपका डेटा कितना रिलायबल है? मतलब सर सोर्स, और तुम सभी जानते हो एक्सटर्नल सोर्स ज्यादा रिलायबल है, हाँ या ना? सर एग्जाम्पल दीजिए ना। अब कोविड का रिपोर्ट्स गवर्नमेंट के साइट से अगर आप चेक करोगे, वो ज्यादा रिलायबल है या क्लाइंट का रिकॉर्ड दिया हुआ पॉजिटिव रिपोर्ट्स के प्रिंट आउट्स गवर्नमेंट के साइट? फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिलायबिलिटी, जो आपकी डेटा कितनी रिलायबल है, इसके लिए एक वर्ड आता है कंपेरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। आप बोल रहे हैं हम दूसरे टाइप की चीजों से कंपेयर करेंगे। अब अगर तुम बोलोगे पेप्सी, पेप्सी नाम सुने हो, और एक कैन पेप्सी वर्सेस जीरा पानी, कोई लोकल ड्रिंक बहुत फेमस है आपके शहर में, एक आदमी है वो जीरा पानी के कई आउटलेट्स खोल लिए, लोग बहुत पीते हैं। अब फिर भी कंपेयर हो सकता है? नहीं, बिकॉज पेप्सी इतना एडवर्टीजमेंट करता है और जीरा पानी को बस माउथ पब्लिसिटी मिला है, ना उसमें शाहरुख खान ऐड किया है ना कोई और ऐड किया है। तो कंपेरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन भी तो देखोगे ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड द एक्सटर्नल सोर्स, द कंपेरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड जो इंफॉर्मेशन बन रहा है आपके यहां, कैसे आप बोलते हैं हम डेटा को कंपेयर करेंगे, डेटा मिला है, जो डेटा बन रहा है उन पे कंट्रोल्स कैसा है, इंटरनल कंट्रोल्स, उस पर रिलायबिलिटी डिपेंड करेगा ओवर प्रेपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। आपके इंटरनल कंट्रोल्स अगर वीक हैं और जिस पर आप काम करने वाले हो डेटा पर, ओवर प्रेपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरनल कंट्रोल्स ओवर प्रेपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्वेश्चन क्या आ रहा है? इट्स अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, व्हेन यू आर डिजाइनिंग हाउ टू कैरी एनालिटिकल प्रोसीड्यूर। तो ऐसे सिचुएशन में याद रखिएगा, जब आप एनालिटिकल आ रहा हूं, एनालिटिकल प्रोसीड्यूर आप सोच रहे हैं, देन व्हाट आर द स्टेप्स यू आर टेकिंग? सुटेबिलिटी, रिलायबिलिटी, एंड द थर्ड वन एक्सपेक्टेशन। व्हेन आई से द वर्ड एक्सपेक्टेशन, इसमें बेसिकली प्रेडिक्टेबिलिटी, और ये प्रेडिक्टेबिलिटी कहां हाई होता है? रूटीन ट्रांजैक्शंस में। जैसे कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, ये आप कंपेयर कर सकते हो। तो लुक एट द वर्ड, यहां पर एक शब्द आएगा, दैट इज प्रेडिक्टेबिलिटी। फुल पेज करो ईडीके एक बार। प्रेडिक्टेबिलिटी इज हायर इन रूटीन ट्रांजैक्शंस। एंड व्हाट आर रूटीन ट्रांजैक्शंस? अगर कोई पूछे आपको कि रूटीन ट्रांजैक्शंस कौन कौन से हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख लेना, कॉस्ट ऑफ सेल्स, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये सब क्या है? नॉट R&D। और अगर कोई ऐसा डिफरेंस आता है, मैंने बोला सिग्निफिकेंट डिफरेंस, तो इन्वेस्टिगेट किया जाता है। तो जब भी मैं एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करें, फुल पेज रखना, हाँ, तो ये चीजों का मुझे ध्यान रखना चाहिए। तो एक मिनट का रेस्ट टाइम दे रहा हूं, ईमानदारी से ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, लिख देना, जिसको मैंने चार्ट से ही सिखा दिया। वाइल डिजाइनिंग एनालिटिकल प्रोसीड्यूर, व्हाट फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड? ये है क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड। जब हम लोग ऐसा यूज करने का सोचे हो, तो क्या चीजों पे, क्या डेटा सुटेबल है, क्या डेटा रिलायबल है? रिलायबल में 3 पॉइंट्स, सुटेबिलिटी में 3 पॉइंट्स, एक्सपेक्टेशन में प्रेडिक्टेबिलिटी देख रहे हैं हम, एंड देन वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द डिफरेंस। इन्वेस्टिगेशन पे और अच्छे एग्जांपल्स दूंगा, तो आपको एक टाइम दे रहा हूं, आप ईमानदारी से सारे पॉइंट्स को पढ़िए। हरी अप।
जल्दी पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए कि व्हाट फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। When designing analytical procedure to be used as substantive test, highly probable question, highly probable। कॉपी में भी उतारोगे, होमवर्क है इसको पूरा कॉपी में इस क्वेश्चन की तैयारी होनी चाहिए। देखते रहो 2 मिनट। बुक में 3-4 पेज दिया था और बिखरे हुए थे पॉइंट्स, मैंने एक ही चार्ट में इसका मास्टर चार्ट करवा दिया आपको। चलिए, वेरी वेरी गुड। चलो लेआउट पक्का ना, आप समझ पाएंगे इन चीजों को। वेरी गुड। नाउ 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 व्हाट एल्स। बुक में ना कुछ एक्स्ट्रा 2-3 पेज का ही मैंने समरी कर दिया है पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब जैसे अलग से भी क्वेश्चन आता है कि रिलायबिलिटी ऑफ डेटा जो हम यूज करते हैं एनालिटिकल में, वो किस पर डिपेंड करता है। तुमने देखा यही सब हमने करवाया था ना, सोर्स। तो मैंने एक ही जगह 2-3 चार्ट्स कवर कर दिया, सो आई एम नॉट यूजिंग दीज पेजेस अगेन एंड अगेन। मैं आपको बता रहा हूं, हमने ऑलरेडी कर दिया ये सब चीज को। ये देखो तो एक्यूरेसी, वही R&D दिख रहा है, मैंने गजब काम किया है। सिर्फ आप तारीफ खुद का कर रहे हैं, यस करना पड़ रहा है, बिकॉज मैंने 3-4 पेज को पूरा सम अप कर दिया एक चीज में। और टेस्ट देना बहुत जरूरी है। नहीं सर, मेरा फ्रेंड बोल रहा है टेस्ट मत दो, उसे बोला गया, शायद वो ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा होगा, फ्रेंड का जो मतलब कजन है जो उसको गाइड करता है। ओके, तो देखिए ध्यान से, ये सारे पॉइंट्स मिले। अब देखो इन्वेस्टिगेट कैसे होता है रिजल्ट्स। अब एक इन्वेस्टिगेट क्या, एम आई बैक, यस। इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है, उसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिखोगे वहां उस चार्ट में, जो चार्ट हम लोग बना रहे थे। इंक्वायर मैनेजमेंट से पूछताछ करो। परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स एज नेसेसरी इन द सर्कमस्टांसेस। इंक्वायर मैनेजमेंट, perform other audit procedures as necessary in the circumstances. Inquire management, perform other audit procedures. Okay, चलो वेरी गुड। तो पता है आप, आज हम लोग एक बात पढ़े थे, आपने ध्यान नहीं दिया। एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स हम प्लानिंग स्टेज में यूज करते हैं क्या? हाँ, आज ही तो देखे थे, एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्यूर, वो प्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी वाला एग्जांपल। और उससे अगर हमें पता चल जाए कि रॉमम लेवल हाई है तो हमें फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स ज्यादा करना पड़ता है। सेकंड, आज हम लोग पढ़े इट इज यूज्ड एज सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर, पर यूज करने के समय क्या फैक्टर्स ध्यान में रखना पड़ता है। क्या डेटा सूटेबल है? सुटेबिलिटी सर क्या चीज पर डिपेंड करती है? क्या रूटीन लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस है, उस पर अप्लाई करिएगा। किस टाइप के असर्शन की आप चेकिंग करना चाहते हैं? बिल्डिंग के ओनरशिप की चेकिंग एनालिटिकल प्रोसीड्यूर से कभी नहीं होती है। और कितना डिटेल में आपको ब्रेकअप डेटा का अवेलेबल है, तब सुटेबिलिटी डिसाइड होगा। रिलायबिलिटी एक्सटर्नल चीज पर इंफॉर्मेशन एक लेवल के तो होने चाहिए कंपेयर करने के लिए, याद आ रहा है कुछ? और फिर हमने देखा था प्रेडिक्टेबिलिटी, रूटीन ट्रांजैक्शंस में हायर होता है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। एंड द लास्ट वन वाज इन्वेस्टिगेटिंग, इंक्वायरिंग, ये सब करना। तो ये हो गया सेकंड चीज। अब थर्ड स्टेज, ये हम लोग आज 3 जो एरो नहीं निकाले थे, इट इज यूज्ड इन प्लानिंग, इट इज यूज्ड एज
टेस्टिंग एंड इट इज यूज्ड एज फाइनल रिव्यू। ये उसी के ब्रेकअप्स हो रहे हैं। एक मिनट वापस बताता हूं। ये जो था ना, ये वाला, ये एक्चुअली पता है किसका ब्रेकअप था? टेस्टिंग, यूज्ड इन टेस्टिंग का जो ब्रेकअप था, ये डिटेल है ये उसका। तुम एक काम करो, जहां यूज्ड इन टेस्टिंग का वो शुरू में एक चार्ट नहीं आया था, वहां लिखो रेफर पेज नंबर दिस। यूज्ड इन टेस्टिंग कहां आया था? ये देखो इधर पे था पीछे में। यहां लिखना चाहिए था पेज नंबर डैश। कंप्लीशन फेज अभी दिखाऊंगा, उसका भी पेज नंबर डैश में उसका डिटेल है। ये जो पूरा एकदम हॉचपॉट चार्ट का आंसर ये टेस्टिंग फेज मतलब बेसिकली एज सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर, suitability, reliability, accuracy with which you can predict, and investigation. तो टेस्टिंग इज पेज नंबर डैश, कंप्लीशन इज पेज नंबर डैश। पेज नंबर कंप्लीशन का कौन सा? ये वाला। आ जाओ, आओ बच्चों। 1 2 3 तीन चीज कंप्लीशन फेज में। तो सीनियर पार्टनर जो होता है ना, आपको पता है फाइनली रिपोर्ट देने के पहले सीनियर पार्टनर को दिखाना पड़ता है। तो वो ये चेक करेगा कि आपको जो यहां से कंक्लूजन्स आपने ड्रॉ किया है फ्रॉम द रिजल्ट्स, दे आर सपोर्टिंग योर कंक्लूजन्स फ्रॉम अदर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स। मतलब मिसमैच तो नहीं हो रहा है। जैसे उस दिन भी मैंने एग्जांपल दिया था, सबसे मैंने पूछा, सब बोल रहे थे हाँ हाँ मैंने उस दिन लास्ट दिन वेयर हाउस से आने के समय डीके जी को ही देखा था। पर कोई डीके बोल रहा है, कोई शंकुदा बोल रहा है, कोई जेठू जी बोल रहा है, कोई रूपल दी बोल रहा है, तो सब अलग अलग कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें आ रही, तो और कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरे को एनालिटिकल प्रोसीजर्स में ये देखना है, एंडिंग स्टेज में लैंग्वेज देखो, द कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स, यहां तक सपोर्ट, कोलैबोरेट का मतलब है दे ऑल्सो मैच विद द कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम अदर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स। दूसरे ऑडिट प्रोसीड्यूर्स से जो कंक्लूजन्स मिले हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हो। एंड पता है फाइनल स्टेज में मेरे को कुछ नए रोमम मिलते हैं। शुरू में याद है आपको रोमम मिलते हैं, पर फाइनल में भी दे में आइडेंटिफाई अ प्रीवियसली अनरिकॉग्नाइज्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और जब ऐसा मिलता है तो फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स इंक्रीज करना पड़ता है। अगर ये हमें नया वाला मिलता है ना, कुछ न्यू रोमम लिखो, इफ न्यू रोमम इंक्रीजेस देन फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स विल आल्सो इंक्रीज। फिर से कुछ करके मुझे कंक्लूड करना होगा। तो यानी ये डिटेल्स तो फाइनल में है जो लिखा हुआ है नीचे, बट आप समझो बेसिकली जो रिजल्ट्स, जो कंक्लूजन्स हमें एनालिटिकल प्रोसीड्यूर से मिलते हैं, दे शुड सपोर्ट, हमें चेक करना है आर दे सपोर्टिंग द कंक्लूजन्स फ्रॉम अदर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स। नेक्स्ट वी मे आइडेंटिफाई अनरिकॉग्नाइज्ड रोमम लेवल्स एंड अकॉर्डिंगली आवर फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स विल चेंज। तो अब वो तीनों जो चार्ट आया था कि एनालिटिकल प्रोसीड्यूर, सर कौन सा तीन चार्ट का आप दुहाई दे रहे हैं बार बार? ये वाला कि कहां कहां यूज होता है, प्लानिंग फेज में, टेस्टिंग फेज में, सब्सटैंटिव, ये सबसे बड़ा था डिटेल, और ये फिर कंप्लीशन फेज। पेज नंबर बैठाया है इसका, कितना है तुम्हारे बुक में? 109 कोई बोल रहा है इधर, ठीक है। और हो सकता है 3-4 आगे पीछे हो जाए जो अगले वीक में मैं एडिशन निकाल रहा हूं। वेरी गुड। अब आइए इधर आज बुक, जो पैराग्राफ मैंने नहीं पढ़े आप मत पढ़िएगा क्योंकि डबल डुप्लीकेशन दिया हुआ था। 122 था क्या वो? ये 112 है क्या? ओके, नाउ कम टू दिस वन। ये एग्जाम में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि क्या क्या मेथड्स यूज किए जाते हैं। अगर ये देखिए इंस्टीट्यूट की बुक को ही मैंने यूज किया था पिछले टर्म में, सर इस बार भी वहां से पढ़ाते, उसी से बुक बनाया मेरा, दिख रहा है मैंने उसी से, हाँ मैंने उससे जो अनवांटेड चीज था हटा दिया, तो असली अलग से आपको नहीं पढ़ना है। मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आपने कई रैंक होल्डर्स के इंटरव्यू में सुने होंगे ना, इंस्टीट्यूट का बुक पढ़ना चाहिए, तो मैं वहीं से बनाया हूँ। ये देखिए सेम एग्जाम्पल्स भी सेम है, देखो तो वहीं से मैंने पेस्ट करके अपना पूरा ये रेडी किया था। अरे वाह, वेरी गुड। चलिए अब ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। वेयर आर वी आर हियर। इसके ऊपर एक लाइन मिसिंग है, ये लाइन की जगह आना चाहिए था। टेक्निक्स ऑफ एनालिटिकल रिव्यू, क्या क्या टेक्निक यूज होता है, इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। चारों नाम पढ़ो। टेक्निक्स ऑफ एनालिटिकल रिव्यू, स्टार्ट रीडिंग एवरीवन।
टेक्निक्स ऑफ एनालिटिकल रिव्यू। सबसे पहले ट्रेंड एनालिसिस, ये वर्ड सुना है, स्टैटिस्टिक्स टीचर से पढ़ाते होंगे आपको। ट्रेंड एनालिसिस में बेसिकली आप करंट डेटा को कंपेयर करते हैं लास्ट कई साल के डेटा से। सपोज आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ये एक डेटा है, वो इस साल इतना था, पिछले साल इतना था, उसके पिछले साल भी इतना था, अचानक इस साल क्यों इतना बढ़ गया? तो ये सब हम पूछेंगे। तुम बोलोगे बाय, अगर तुम हो सकता सही भी हो, ये देखिए इस साल मीडिया वालों ने अपना रेट बढ़ा दिया है, ये सब तब हो सकता है। तो कंपैरिजन ऑफ करंट डेटा और 2 और मोर प्रायर पीरियड बैलेंसेस, इसको बोलते हैं ट्रेंड एनालिसिस। इसमें हम फ्लक्चुएशंस को कंपेयर करते हैं डेटा को, दैट्स इट। इसको याद मत करना, यही सब जो मैंने सैलरी का एग्जांपल यहां दिया है। बट अनयूजुअल इंक्रीज होना मतलब कि फ्लक्चुएशंस होना, ये डेटा है वर्ड। सर डेटा क्यों लिख रहे हैं बार बार, कुछ कारण है। आगे है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में भी डेटा होता है, पर उसमें क्या होता है, जैसे जीपी सेल्स, समझ में आ रहा है आपको, पेरोल कॉस्ट पर एम्प्लॉई बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, याद आया? तो बेसिकली व्हाट हैपेंस हियर, it is useful for analyzing asset and liability accounts as well as revenue and expense accounts. Sales per square feet. Okay, तो ये MCQ में आया कि which is more useful for analyzing both type of accounts, ratio analysis. जैसे debtors sales, debtors तो asset account है ना, तो यहां पे assets and income दोनों पे अप्लाई हो सकता है रेशियो। ट्रेंड्स यूजुअली आप देखोगे एक्सपेंस इनकम पर होता है। तो एमसीक्यू में जब आएगा तो याद रखना रेशियो एनालिसिस, एंड इट कैन बी ऑल्सो कंपेयर्ड ओवर टाइम और टू द रेशियो ऑफ सेपरेट एंटिटीज विद इन द ग्रुप और अदर कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री। याद आया कुछ? हम लोग दूसरे इंडस्ट्री में जो दूसरे फर्म्स हैं उनके संग कंपेयर करते हैं, हमारा ही पिछले साल के भी संग कंपेयर करते हैं, दैट इज योर। पर ट्रेंड एनालिसिस हमेशा टाइम वाला कंपैरिजन होता है। ट्रेंड एनालिसिस में हम टाइम सालों से कंपेयर करते हैं, यहां पर रेशियो में टाइम भी है, टाइम के अलावा अदर फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री भी है। तो ये सब जब ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, प्रूडेंस अप्लाई करना है यहां पर। रीजनेबलनेस टेस्ट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब क्या होता है पता है, सारे आपके क्लाइंट्स भी चोर, मतलब चोर टाइप के क्लेवर होते हैं, उनको पता है, वो आके ट्रेंड देखेंगे, रेशियो देखेंगे, तो पता है क्या करते हैं, अपना जीपी सेल्स रेशियो में चेंजेस नहीं लाते हैं। जीपी सेल्स रेशियो सब देखता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो जीपी रेशियो, तो ऑडिटर का ध्यान उस पर तो जाएगा, वो सेम रखता है जानबूझ के चोरी करके, ताकि फ्लक्चुएशन ना आए, तो उसका नजर ना जाए। वो चेंज कहां लाता है? सपोज मैं होटल की बात कर रहा हूं, आप बोल रहे हो कोविड 2019-20 की बात कर रहा हूं, आप बोल रहे हो मेरा होटल में सेल एकदम डिप हो गया, सेल वॉज वेरी लो, पर तुम्हारे होटल के लॉन्ड्री बिल्स जो कई बार किसी साल नहीं हुए, लॉन्ड्री बिल्स आपके कितने हो गए? बहुत बढ़ गए। सेल कम हो गए पर लॉन्ड्री बिल्स आपके बहुत बढ़ गए। तो ऐसे सिचुएशन में इज इट रीजनेबल और अनरीजनेबल? इट्स अनरीजनेबल। तो आपके सेल्स कम हो गए पर लॉन्ड्री बिल्स डबल हो गए, तो ये रीजनेबलनेस टेस्ट के अगेंस्ट में। हम बोल रहे हैं सर मेरा फिजिकल क्लासेस में कोई आता नहीं है, फिजिकल क्लासेस वेरी लेस स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स आजकल डिजिटल मोड में चले गए, बट इलेक्ट्रिसिटी बिल अभी भी सेंटर का बल्कि डबल हो गया। ये कैसे हो गया? जब बैचेस कम हो गए, एसी भी तो कम चलेगा, लाइट भी कम चलेगा। तो दीज आर व्हाट अनरीजनेबल थिंग। तो यहां बुक में और भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। ओके, उसी तरह एक और एग्जाम्पल है। तो रीजनेबल, अनलाइक ट्रेंड एनालिसिस, दिस एनालिटिकल प्रोसीड्यूर, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, डू नॉट rely on events of prior period but upon नॉन फाइनेंशियल डेटा पर ये रिलाई करता है रीजनेबल टेस्ट में। मतलब व्हाट इज नॉन फाइनेंशियल डेटा, मैं बताऊं आपको। नॉन फाइनेंशियल डेटा में क्या होगा बताओ? होटल के केस में ऑक्यूपेंसी रेशियो, ये एक नॉन फाइनेंशियल डेटा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये वैसे तो नॉन फाइनेंशियल डेटा ये ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो और फॉर द ऑडिट पीरियड अंडर कंसिडरेशन, यानी कि डज नॉट रिलाई ऑन इवेंट्स ऑफ प्रायर पीरियड्स। मेरा मेन काम है यहां पे रीजनेबिलिटी चेक करना कि किस तरह ये चेंजेस आने को मुझे दिख रहा है। ओके एवरीवन, तो ऑक्यूपेंसी रेशियोज चेक करके या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अनुसार हम यहां पर ये चेक कर रहे हैं। तो ये सब जो लाइंस है ना, डू नॉट रिलाई ऑन
इवेंट्स ऑफ प्रायर पीरियड, ये एमसीक्यू में आ जाता है। ट्रू फॉल्स जो 2-2 मार्क्स के आते हैं ना, ये सब लाइंस, इसलिए इंस्टीट्यूट के मैट का पढ़ा हुआ होना बहुत जरूरी है। सर आपका तो खुद का मैट है, अरे दिखाया ना, अभी सेम पीडीएफ है मेरे पास, ये लो वापस देखो। जब डर लगा कि अंशु हमें क्या इंस्टीट्यूट मैट पढ़नी होगी, नहीं, हमारे यहां नहीं पढ़ना होगा, ये देखिए खुश। जब आपको डर लगा, से एग्जाम्पल भी सेम था पिछले साल भी। हाँ, ऑडिट में यूजुअली एग्जाम्पल्स एक ही सेम पैटर्न वाले रहते हैं। लास्ट तो 1 मिनट वापस देखो कैसे कैसे फंसोगे। यहां पर प्रायर पीरियड के डेटा से मुझे मतलब नहीं है, यहां पे हमें दूसरा इस साल के डेटा को टू एस्टिमेट द रेंटल इनकम, और दिस कि एक्चुअली में क्या है। दीज टेस्ट आर मोर एप्लीकेबल टू इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स। बोलो मिला। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, तो 4 टेक्निक्स हो गए, नाम क्या क्या बताओ। ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस में हम पुराने करंट डेटा को प्रायर से कंपेयर कर रहे थे। रेशियो में भी हम करंट को प्रायर से भी करते हैं, हम अदर फॉर्म्स इन द इंडस्ट्री से भी करते हैं। रीजनेबल में इसमें हम प्रायर पीरियड पे ज्यादा नहीं दे रहे, हम इस साल के कुछ नॉन फाइनेंशियल डेटा को यूज करके कर रहे हैं। दीज आर टेक्निक्स टू रिव्यू एनालिटिकल रिव्यू। स्ट्रक्चरल मॉडलिंग का मतलब क्या है, इधर देखो। करंट ईयर, प्लीज समझो, इसमें क्या होता है, करंट ईयर का डेटा को हम बेस बनाते हैं। मतलब करंट ईयर, सपोज कॉपी मत करो एक बार, फैक्ट्री 80% कैपेसिटी पे ऑपरेट हुआ है, तो बेस हम करंट ईयर को बनाएंगे। एंड लास्ट ईयर इट वाज एट 50% कैपेसिटी। ओके सर, अब हमको यहां पे डाउट हो रहा है कि इस फैक्ट्री में जो कुछ एक्सपेंस हुआ है, कुछ कुछ टाइप के एक्सपेंस, वो मेरे को लग रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में कुछ गड़बड़ है। तो मैं पहले क्या करूंगा, ये जो 50% वाला कैपेसिटी वाला जो एक्सपेंस है, सबको 80% में लाऊंगा सेम लेवल पर जो करंट ईयर का कैपेसिटी है, एंड फिर कंपेयर करूंगा कि 80% पे अगर पिछले साल भी ऑपरेशन होता, ओके, तो क्या होता। क्योंकि यहां पर हम करंट ईयर डेटा को बेस बना रहे हैं। लैंग्वेज देखो, हम करंट ईयर फैक्ट्री का कैपेसिटी 80%, दोनों को सेम लेवल पे ला रहा है, पर करंट ईयर वाले को पिछले लेवल पे नहीं ले जा रहा है, हम लास्ट ईयर वाले को करंट ईयर पर ला रहा है, एंड देन आई एम कंपेयरिंग द एक्सपेंसेस। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, बेसिकली लीनियर रिग्रेशन टेक्निक भी बोलते हैं इसको। मैं फुल पेज कर देता हूं। तो इज स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग टेक्निक, जहां लास्ट ईयर के डेटा को मैं करंट ईयर के अनुसार पहले चेंज करूंगा। यानी हियर बेस इज नॉट द लास्ट ईयर, हियर द बेस इज द करंट ईयर डेटा। तो ये सब है ना, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। दैट स्ट्रक्चरल मॉडलिंग इज वन ऑफ द टेक्निक ऑफ एनालिटिकल रिव्यू। कमेंट। रीजनेबलनेस टेस्ट में हम प्रायर पीरियड से मेरा कंपैरिजन मेन उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य इसी बार दिख जा रहा है या अनरीजनेबल खर्चा आ रहा है इस बार। लिख लीजिए जल्दी से, श्रुति जिंदल एंड अदर्स हु डू इट फ्रॉम होम। कल शायद नहीं होगा, अगर होगा क्लास तो दोपहर में होगा, सुबह होगा अगर हुआ तो।
पक्का लैंग्वेज मिला। प्रायर अकाउंटिंग पीरियड को आप यूज कर रहे थे टू प्रेडिक्ट द करंट अकाउंटिंग बैलेंसेस। जो मैंने बोला पिछले साल के डेटा को करंट कैपेसिटी पे कन्वर्ट कर रहे थे, एग्जांपल लीनियर रिग्रेशन। तो ये चारों टेक्निक्स टू रिव्यू इंटरनल कंट्रोल भी हो गए। सही, बीच में क्या पेजेस आ रहे हैं? वही है जो मैंने एक चार्ट में ऑलरेडी आपके संग कंप्लीट कर दिया था। वाओ, अनबिलीवेबल, इट्स ओवर। यस यस यस, इट्स ओवर। आइए कुछ छोटे क्वेश्चंस यहां से करेंगे भी हम लोग। करेक्ट, इनकरेक्ट एंड मैनी मोर। मैं बताता हूं कौन कौन से अच्छे क्वेश्चंस है। एक मिनट, इंस्टीट्यूट की मैथ में भी सेम क्वेश्चंस दिए हुए थे। 2, 3, 6, 7 एंड 8 ये करेंगे। चलो 2, 3, 6, 7 एंड 8। चलो पढ़ना शुरू करो, और आंसर्स भी है उसको भी पढ़ लो मेरे संग संग अभी। 2, 3, 6, 7 एंड 8। लगेगा कि आज ही पढ़े हो। पहला, ऑडिटर कैन डिपेंड ऑन रूटीन चेक्स टू डिस्क्लोज ऑल मिस्टेक्स और मैनिपुलेशंस दैट मे एग्जिस्ट इन अकाउंट्स। नहीं, सिर्फ रूटीन चेक से काम नहीं चलता है। Other procedures have to be applied like trend and ratio analysis and reasonable test. यानी कि जो हम लोग टेक्निक्स पढ़े थे उन्हीं का नाम आया है। इस ऐसे अंडरलाइन करके शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चंस तो बुक के चैप्टर के पीछे बहुत सारे दिए हुए, मैं बाकी चैप्टर्स का भी कराऊंगा। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3, only purpose of analytical procedure is to obtain audit evidence when using substantive analytical procedure. No. They use comparisons and relationships and they are used for the following purposes, जिसमें से एक है to obtain relevant audit evidence when we are using this, and और भी है, क्या है देखो, near the end of audit, ताकि overall conclusion, जब final review stage वाला point था ना, वो लिखा है यहां पर। एक और लिख सकते थे, also used in planning। प्लानिंग स्टेज में भी यूज करते हैं, और फाइनल स्टेज में क्यों यूज करते हैं? टू ओवरऑल कंक्लूजन को फॉर्म करने के समय कि कुछ चेंजेस तो नहीं लाने का दरकार है। तो ये सब क्वेश्चन अगर पहले नहीं पढ़ा हो ना एग्जाम में, आप वो ऐसा आंसर्स लिख नहीं पाओगे। सिर्फ 2 में हाफ हाफ मिलेगा, करेक्ट इनकरेक्ट पे हाफ मार्क्स है, हाफ आउट ऑफ 2, नॉट 1 आउट ऑफ 2। नेक्स्ट, रेशियो एनालिसिस इज यूजफुल फॉर रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट ओनली। नहीं, एसेट्स लाइबिलिटी के लिए भी यूज होता। अभी पढ़े थे ना आप लोग, समझ में आ रहा है? देखो मेरे मार्किंग से ही काम निकल जा रहा है। जो मैंने आपको जिस तरीके से पढ़ाया आप क्रैक कर पाओगे। रीजनेबल टेस्ट ओनली ऑन द इवेंट्स ऑफ प्रायर पीरियड लाइक अदर एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स। नो नो नो, रीजनेबल टेस्ट सिर्फ प्रायर पीरियड पे नहीं होता है। They do not rely on events of prior period but upon non-financial data for the current audit period like occupancy ratio। याद आया? ऑफ होटल्स एग्जाम्पल याद आया? देखो मैंने ये मार्किंग्स अंदर था क्या? अंदर था। हाँ, सेम यही लाइन लिखवाया था कि प्रायर पीरियड पे हम यहां फोकस नहीं है मेरा। हाँ, और एग्जाम्पल्स भी था। द स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन अप्लाई एनालिटिकल प्रोसीजर टू स्टैंड अलोन एंड नॉट टू कंसोलिडेटेड। मैं दोनों जगह अप्लाई कर सकता हूं, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी एंड स्टैंड अलोन वाले पर भी। ओके, वेरी गुड। बोलो मिला या नहीं मिला? नेक्स्ट सर, ये देखो एक 5 वाला भी। 5 वाला तुम बताओगे। फॉल्स है ये, क्यों होगा आंसर? आज ही तो पढ़े हो। मोर एप्लीकेबल टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ रूटीन ट्रांजैक्शंस, जो बार बार प्रेडिक्टेबल होते हैं। याद है ना, रूटीन ट्रांजैक्शंस आर प्रेडिक्टेबल। हाँ या ना? और लिखने का स्टाइल भी देख लिया, करेक्ट इनकरेक्ट लिखने का रीजन लिखना पड़ता है। दे आर यूज्ड इन प्लानिंग ओनली। आज ही पढ़े हो, प्लानिंग टेस्टिंग सब जगह यूज होता है बच्चों। कंप्लीशन फेज सब जगह यूज होता है। फाइनल रिव्यू में भी ये यूज होता है ना। लेआउट कर दीजिएगा। डिड यू गेट इट एवरीवन? प्लानिंग में भी यूज हो रहा है, टेस्टिंग। और इसलिए तुम जब भी शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ोगे ऐसा अंडरलाइनिंग्स करोगे कि कौन सा वर्ड मिस नहीं होना चाहिए एग्जाम में।
तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग डन। पॉइंट 1 देखो तो, अब ये अपने आप बताओगे, आज इतना मेहनत से पढ़ाया था मैंने ये। 1 पढ़ो ट्रू फॉल्स के लिए। फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल डेटा, यही आंसर में भी लिखा हुआ है। आइए एक बार इसको देखते हैं, ये पढ़ो। क्वेश्चन पूरा पढ़ो, क्या पूछा है। ये रिलायंस वाला पॉइंट को पूछ रहा है। नहीं, रिलायंस कितना हद तक हम कर सकते हैं, ये इसका आंसर क्या बताओ। रिलायबिलिटी ऑफ डेटा का जो आंसर होता है ना, वो जो डेटा रिलायबिलिटी वन ऑफ द पॉइंट्स नहीं आता, सोर्स नेचर। अरे बाबा ये देखो तुम लोग भूल ही गया पढ़ के। वो जो हाँ वो जो एक बड़ा सा अभी नहीं आया था आंसर कि रिलायबिलिटी तुम्हारा क्या फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, आज ही तो पढ़े हो। ये रहा वो जो गंदा पेज नहीं हो गया था एक, सोर्स कंपेरेबिलिटी इंटरनल कंट्रोल्स ओवर प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ या ना, जैसे यहां पे दिया था पैराग्राफ 5 बोल रहा था आंसर में। 1 मिनट, पैराग्राफ 5 बुक वाला क्या दिया हुआ वो भी चेक कर लेते हैं। ये रहा रिलायबिलिटी, सोर्स, नेचर, दिख रहा है सब। उससे बेटर आंसर हम लिखवाए, यही तो है। वहां 4 दिया, हम 3 दिया है। बोलो हाँ या ना। हाँ 3-4 है जो भी। डिड यू अंडरस्टैंड कि अगर हमारे इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं तो हमारा इंफॉर्मेशन भी अच्छा होगा, वही सब चीज है। ओके यानी कि आप समझ रहे क्वेश्चन इसके एक्चुअली इतने डेंजरस है, इसलिए मैं अंदर से भी करवा रहा हूं आपको। पीछे वाले क्वेश्चन वरना हर चैप्टर का नहीं करवाया क्योंकि वो डायरेक्ट होते हैं। 3 पढ़ो, फुल पेज करो डीके एक बार। 3 अगर डिफरेंसेस नजर आया है कि जो हमने इंफॉर्मेशन पाया और बाकी प्रोसीड्यूर से जो इंफॉर्मेशन पाया, अगर डिफरेंसेस नजर आता है तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए। इनकंसिस्टेंसी मतलब अलग अलग नजर आ रहा है, हमारे को जो कंक्लूजन्स मिले हैं और आपने जो कंक्लूजन्स किए हैं उसमें फर्क आ रहा है, देन व्हाट शुड एन ऑडिटर डू। क्वेश्चन 3 पढ़ रहे हो ना आप, चेक करो। आंसर देखो, आ जाओ। ओह वेरी गुड। इंक्वायर मैनेजमेंट, अरे पढ़े थे ना आज। इन्वेस्टिगेट, अगर डिफरेंस आता है ऑडिटर शैल इन्वेस्टिगेट, अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, वो खुद का नॉलेज होगा उसका, एंटिटी का अंडरलाइन करो ठीक से। इसमें देखो फायदा भी होता है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिलता है। एनवायरनमेंट का नॉलेज लेकर इंक्वायर करके सोचेगा क्या सही है, एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा एज इट मे बी नेसेसरी। तो सेम क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर इनकंसिस्टेंसीज आ रहे हैं, ही विल इन्वेस्टिगेट द डिफरेंस। ये मेरे चार्ट में एरो निकलवाया था ना शॉर्ट में, उसी को थोड़ा एक्सपैंड कर दिया ये। इंक्वायर मैनेजमेंट एंड ऑब्टेन अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस बाय अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज, एनवायरनमेंट, परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीडर्स। पढ़ के देखो। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट अगर कोई चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता है तो वो एडिक्वेट नहीं माना जाता है, और इसलिए उसको दूसरे प्रोसीडर्स अकॉर्डिंग टू द हालात कैरी करना चाहिए। पक्का। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, लिखो इंपॉर्टेंट, सब 4-4 मार्क्स के हैं। नाउ लिखा है while applying this what techniques can be used। अब ये टेक्निक्स का आंसर हम नहीं बताएंगे, बताओ क्या। रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, और एक क्या लेआउट करो। रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, रीजनेबल टेस्ट, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। नाम से मार्क्स नहीं मिलने वाला है। रेशियो एनालिसिस में करंट ईयर डेटा इज कंपेयर्ड विद प्रायर पीरियड डेटा और प्रायर पीरियड्स एंड देन द इन्फ्रेंसेस आर ड्रॉन। एंड फिर ये भी बताना, ये तो था आपका ट्रेंड एनालिसिस था, ये ट्रेंड एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में इट अप्लाइज बोथ टू एसेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। एंड यहां पर हम पिछले साल से भी कंपेयर करते हैं, अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री से भी कंपेयर करते हैं। व्हाई डू आई से रेशियो एनालिसिस आल्सो अप्लाई टू एसेट्स वाले बैलेंसेस में? बिकॉज डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ये सब क्या है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक तो एसेट वाला चीज है, डेटर्स एसेट वाला चीज है। तो वो जो थ्योरी अंडरलाइन किए थे वो भी 2-2 लाइन में समझाओगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पढ़ के देखो। हाउ अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन अप्लाई एट द प्लानिंग स्टेज। वो इलेक्ट्रिसिटी वाला बिल इसमें रैप एज अ पार्ट ऑफ
रैप यूज करता है, याद आया? और फिर रोमम लेवल हमारे बढ़ने लगते हैं। श्योर ना? चेक करो कहां लिखा हुआ है। एंड ही यूज बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। ये सब थोड़ा कॉमन लाइंस यूज कर सकते हो। एंड इफ रोमम इज हाई देन फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स ज्यादा कैरी करना पड़ता है। फुल पेज करो। सो फुल पेज। हमने एग्जाम में आए हुए एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स के क्वेश्चंस भी साथ साथ में यहां डेवलप कर लिए। एवरीवन ओके? मैं वेट करूंगा कि टॉपिक, क्योंकि थोड़ा सा हैवी है, अब इजी भी आपने 2 बार देखा, यानी इस टॉपिक को हैंडल करने का टेक्निक क्या है, बार बार देखो एक चीज। इतना इजी तुमको लग रहा है क्योंकि मैंने बना दिया इजी, वरना बुक से आप पढ़ते तो भावुक हो जाते व्हाट इज हैपनिंग। आप वीडियो ऑन रहेगा, अभी सबका वीडियो ऑन रहेगा। जो मैंने नहीं पढ़ा आप छोड़ सकते हैं, बट आप वो एग्जाम्पल्स ही हैं वो भी। अच्छा, लेआउट करो। इन्वेस्टिगेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। इन इन्वेस्टिगेशन वाला नाम का एक पॉइंट आया था ना। यस, तुम बोल रहे हो, प्लीज सुनना। हाँ, तुम बोल रहे हो मेरे पास सेल्स इस बार मेरा गिर गया। माई सेल्स सर हमारा सेल्स हुआ ही नहीं सर इस साल। हम बोला अच्छा, पर रॉ मटेरियल्स तो बहुत खरीदे हो। हाँ सर, मैन्युफैक्चरिंग हुआ था, माल बिका नहीं सर, सेल हुआ ही नहीं। हम बोला अच्छा, नहीं हुआ सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक दिखाओ। तो क्लोजिंग स्टॉक तो है ही नहीं तुम्हारे पास उतना। इसका मतलब सेल्स हुआ था, तुम दिखाना नहीं चाह रहे हो। अगर तुम बोल रहे हो सेल्स नहीं हुआ है तो तुम क्लोजिंग स्टॉक दिखाओ। तो ये होता है एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स। तो आइए शुरू से आइएगा, रिवाइज करा दो, जल्दी खत्म हो जाएगा क्लास। लुक हियर, सबसे पहले शुरू से एकदम, अगर एनालिटिकल प्रोसीड्यूर का डेफिनेशन आए तो आप कैसे डेवलप करोगे। फुल पेज एक बार रीडिंग करना शुरू करो, एकदम ईमानदारी से, चैप्टर भी ग्रिप में ले आऊंगा। स्टार्ट रीडिंग एवरीवन। So, and layout. So, analytical procedure में you are evaluating financial information through analysis of relationship between financial and non-financial data, investigation of fluctuations or something which is inconsistent with other information. ये भी हम लोग पीछे भी देखे ना, इन्वेस्टिगेशन होता है, हम इंक्वायरी करते हैं क्या रिस्क और है, और ऑडिट प्रोसीड्यूर्स करते हैं, क्योंकि ये सब से हमें दिशा मिलता है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि यार देखो, कई टाइप के डेटाज यूज होते हैं। लाइक एक तो एनालिटिकल होता है, सिर्फ करंट ईयर के प्रीवियस ईयर के डेटा को कंपेयर करें, ट्रेंड एनालिसिस जिसको बोलते हैं, एक्चुअल वर्सेस बजट्स, कंपेयर विद अदर फर्म्स, सम रेशियोज इन द इंडस्ट्री, रेशियो एनालिसिस। फिर एक टेक्निक और सीखा था हमने, रीजनेबलनेस टेस्ट, जहां पर हम नॉन फाइनेंशियल डेटा लाइक ऑक्यूपेंसी रेशियो वो यूज करके देखते हैं, लॉन्ड्री बिल तो बहुत आ रहा है, आप बोल रहे बुकिंग नहीं है, आप गड़बड़ काम कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हम लोग को समझ में आ गया था। अब ये प्लानिंग स्टेज में कैसे यूज होता है मैंने बताया था, एज अ पार्ट ऑफ रैप। और जब अगर रैप से रोमम लेवल पता चल जाता है तो फैप भी चेंज हो जाता है। और मेरा एक ही एग्जांपल है जो आपको भी याद हुआ होगा। फिर हम लोग बोल रहे थे इसको हम लोग सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर्स में भी यूज करते हैं। सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर में इसको कैसे यूज करते हैं, हम लोग ने एक बड़ा चार्ट देखा था। क्या फैक्टर्स देखते हैं, क्या ये डेटा एनालिटिकल वाला सुटेबल है क्या, और सुटेबिलिटी डिपेंड करता है फॉर लार्ज रेपिटेटिव ट्रांजैक्शंस, रूटीन ट्रांजैक्शंस, नॉट फॉर R&D।
आप रॉ मटेरियल्स कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये सब के लिए कर सकते हो, बट R&D वाला नहीं। कौन सा असर्शन चेक करना चाहते हो, बिल्डिंग का ओनरशिप आप इससे यूज नहीं कर सकते हो। कितना डेटा आपको डिसएग्रीगेटेड वे में अवेलेबल है, ओके। उसके बाद रिलायबिलिटी, सोर्स को देखोगे आप, कहां से डेटा आ रहा है। कंपेरेबिलिटी विद, आप बोलोगे पेप्सी वाले को हम जीरा ड्रिंक के संग उसके एडवर्टीजमेंट खर्चे को मीट करके कंपेयर करोगे, वो नहीं चल सकता है। इंटरनल कंट्रोल्स आपके कैसे हैं, ऑपरेटिव इफेक्टिवली कर रहे थे या नहीं कर रहे थे ऑपरेट, तो ये सब डेटा रिलायबिलिटी वाला होता है। फिर आप प्रेडिक्शन, आपकी कितनी एक्यूरेसी के साथ आप प्रेडिक्शन को कर सकते हैं, वो रूटीन ट्रांजैक्शन में ज्यादा होता है। और इन्वेस्टिगेशन में आप इंक्वायरी करते हैं, याद आया, इंक्वायरी करने के बाद अदर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स भी आप डेवलप करते हैं। उसी के बाद हमने पढ़ा था एक क्वेश्चन बहुत फेमस, टेक्निक्स में मैंने अंदर से भी पढ़ाया था आपको। स्ट्रक्चरल मॉडलिंग में मैंने देखा था कि प्रायर डेटा को प्रेडिक्ट कर रहे हो करंट लेवल पर, एंड दैट इज लीनियर रिग्रेशन। यहां पे दोनों टेक्निक यूज हो सकते हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। रेशियो एनालिसिस में अकाउंट एंड एसेट लाइबिलिटी वाले चीजों पर भी यूज होता है, लाइक डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स तो आपका एसेट वाला चीज हुआ ना। ऐसे करके हमने कई दो मार्क्स के क्वेश्चंस भी यहां डेवलप किए थे। रीजनेबलनेस टेस्ट में वी सॉ, हम प्रायर पीरियड के संग कंपैरिजन में यहां नहीं रहते हैं, हम करंट नॉन फाइनेंशियल डेटा लाइक ऑक्यूपेंसी रेशियो को यूज करते हैं। ये भी ट्रू फॉल्स में आया था। उसके बाद हम लोगों ने यहां पर पीछे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस किए थे। फिर एक क्वेश्चन आता है फाइनल रिव्यू स्टेज में, इसको सीनियर पार्टनर अपना रिपोर्ट तैयार होने के पहले देखता है, जो कंक्लूजन्स हमें इसके रिजल्ट से मिल रहे थे, इज इट सपोर्टिंग विद द कंक्लूजन्स व्हिच वी हैव गॉट फ्रॉम अदर प्रोसीड्यूर्स। अदरवाइज हम इन्वेस्टिगेट करके, इंक्वायरी करके और एक्स्ट्रा स्टेप्स लेंगे, लॉजिक अप्लाई करना, ओके। And last but not the least, we also did lot of short questions and long questions, and writing pattern also studied. So a small class today. Go home, revise. कल के schedule 9:30 बजे तक रात को आ जाएगा. Thank you.